कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल बैलेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लैब में काम करते हो और किसी भी तरह का कोई भी एनालिटिकल लैब में आप काम करते हो तो आपको मालूम ही रहेगा कि ये बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे वेट केमिस्ट्री में काम करते हो और चाहे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से काम करते हो और कोई एडवांस एनालिटिकल टेक्निक से काम करते हो, अगर आपको सैंपल वे करना है, स्टैंडर्ड वे करना है और किसी भी तरह का कुछ भी वे करना है तो आपको एनालिटिकल बैलेंस का ज़रूरत ही है। और ये बैलेंस जितना इम्पोर्टेंट है उनका कैलिब्रेशंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो आज मेरा प्रेजेंटेशंस में मैं ये डिटेल बताने वाला हूँ आप लोगों को different type of analytical balances and there what are the calibrations parameter आपको परफॉर्म करना है कि कौन सा वे लेना है, इन डिटेल आपको मैं ये वीडियो में अब बताने वाला हूँ। Types of analytical balances. Friends, based on accuracy and based on requirement, balance can be divided into mainly four categories. That is pan balance, semi-micro balance, micro balance, अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस। अभी ये जो पैन बैलेंस है ये जनरली उतना एक्यूरेसी आपको जरूरत नहीं है। मीन्स लार्ज क्वांटिटी यू वांट टू वेट एंड अप्रोक्सीमेट इफ यू वांट टू वेट देन पैन बैलेंस कैन बी यूज्ड, फॉलोड बाय जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ते जाता है उसके हिसाब से लाइक पैन बैलेंस से एक्यूरेसी सेमी माइक्रो में और ज्यादा है, सेमी माइक्रो से माइक्रो बैलेंस में और ज्यादा है, माइक्रो बैलेंस से अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस में और ज्यादा है। तो इसमें क्वांटिटी जैसे आप मिनिमम क्वांटिटी लेना चाहते हो, जितना क्वांटिटी मिनिमम लेना चाहते हो उसके हिसाब से आपको बैलेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। कम से कम वेट आपको लाइक 1 mg 2 mg वेट यू हैव टू वे, सो आपको वो केस में अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेना है तो आपको माइक्रो बैलेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे और थोड़ा ज्यादा है तो सेमी माइक्रो बैलेंस एंड पैन बैलेंस मे बी यू वांट टू एंड रफली सम 5 to 10 grams, 2 grams, 3 grams like that. जनरल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, अभी आपको ये बैलेंस यूज करना है तो कुछ मिनिमम चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज आपको एक नजर करना है लेवलिंग ऑफ द बैलेंस। ये आप कैसे नजर कर सकते हो? लेवलिंग ऑफ द बैलेंस कैसे देख सकते हो कि बैलेंस प्रॉपर्ली लेवल्ड है कि नहीं? अगर बैलेंस प्रॉपर्ली लेवल नहीं है ना, तो आपको जो वे आप करोगे उसका एक्यूरेसी नहीं आएगा, उसको बैलेंस का वे चेंज होते रहेगा और फॉल्टी मीन्स आपको एक सही वेट नहीं मिलेगा। तो ये बैलेंस प्रॉपर्ली लेवल्ड है कि नहीं, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? हर एक बैलेंस में एक बबल इंडिकेटर रहता है। तो उसमें आपको कैसे, वो बबल इंडिकेटर का जो बबल है ना, वो सेंटर पोजीशंस में आपको देखना है, तभी वो बैलेंस प्रॉपर्ली लेवल्ड है। ये बैलेंस प्रॉपर्ली लेवल मींस वो जो बबल इंडिकेटर का बबल है ना, वो सेंटर पोजीशंस में होना है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा बैलेंस यूज करते वक्त। नेक्स्ट इज आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल इनसाइड द बैलेंस चेंबर। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैलेंस के अंदर अगर ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा, आपका अगर सैंपल हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है तो क्या करेंगे, वो ह्यूमिडिटी को कैच करेगा। ह्यूमिडिटी कैच करेगा तो क्या होगा, उसका वे आपने जो क्वांटिटी लिया उससे ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, और इसमें आपका मटेरियल भी डिटोरेट होने का चांसेस रहेगा, कोई मटेरियल्स ह्यूमिडिटी की वजह से डिटोरेट होने का चांसेस रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस चेंबर के अंदर हम लोग इंडिकेटिव सिलिका जेल रहता है। इंडिकेटिव सिलिका जेल्स मींस ये कलर चेंज होता है टाइम टू टाइम। इफ मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करता है, ये ब्लू टू व्हाइट हो जाता है। फिर आपको मालूम पड़ता है कि भाई इसमें अभी मॉइस्चर ज्यादा है, तो अभी मेरे को ये सिलिका जेल रिप्लेस करना है, तो फिर से आपको नया सिलिका जेल रखना है। ठीक है, और अदरवाइज क्या करना, उसी सिलिका जेल को आपने प्रॉपरली ओवन में हीट करके उसका मॉइस्चर निकाल के फिर से आप रीयूटिलाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई में ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का अगर ऑन करना है तो प्रॉपरली पावर सप्लाई होना है। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट इज बैलेंस वार्म अप मीन्स जैसे ही आप बैलेंस को पावर सप्लाई ऑन करते हो ना, इमीडिएटली आप ये नहीं कर सकते हो, उसको 15 to 30 मिनट्स उसको देना। ठीक है, और एज पर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड टाइम आपको देना, उसको बैलेंस को वार्म अप होता है। उसी टाइम में बैलेंस अपने आप को सेट कर लेता है, वो फिर आप वही करना शुरू कर सकते हो। इमीडिएटली यू कैन नॉट वेट। नेक्स्ट इज बैलेंस डोर। बैलेंस डोर को आपको ऑलवेज क्लोज ही रखना है। जब भी आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपको बैलेंस डोर को क्लोज ही रखना है।
बैलेंस अगर क्लोज नहीं रखोगे तो कुछ कंटामिनेट डस्ट पार्टिकल आने का चांसेस रहेगा, कुछ ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम रह सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ऑलवेज आपको उसको क्लोज ही रखना। नेक्स्ट इज आपको क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस हर एक इंस्ट्रूमेंट में आपको एनालिटिकल लैब में क्वालिफिकेशंस करना है, बैलेंस को भी करना है। तो बैलेंस को क्या करना है आपको क्वालिफिकेशंस, कभी भी सपोज आपने बैलेंस को शिफ्ट किया एक प्लेस से और एक प्लेस में, तो अभी आपको क्वालिफिकेशंस करना है। नया बैलेंस है तो आपको इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन PQOQ जो भी है एज पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करना ही है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना। और फाइनल थिंग आपको मैं बस बता रहा हूँ, रेंज। एक बैलेंस को जो ऑपरेटिंग रेंज है वो क्लियरली डिफाइंड है, और उसी रेंज के अंदर ही आपको ये लेना है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। ठीक है दोस्त, ये जरूर ध्यान रखना, ये लिटिल बिट जनरल रिक्वायरमेंट्स में आपको बताया। इंटरफेरेंस फैक्टर ऑफ बैलेंस। दोस्तों, बैलेंस हम लोग जब यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट से सब कुछ इंटरफेरेंस फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं, तो वो चीज आपको मिनिमाइज करना है। तो पहले तो आपको सोर्स मालूम है कहाँ से इंटरफेरेंस आता है, फिर उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है इधर आप प्रेजेंटेशन में मेरा देख रहे हो, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है, कोई सैंपल का ओए कम दिखा सकता है, टेम्परेचर कम है तो ज्यादा दिखा सकता है। सेम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो सैंपल का वेट ज्यादा दिखा सकता है, ह्यूमिडिटी कम है तो सैंपल का वेट कम दिखा सकता है। सो ये आपको ध्यान रखना, ये इंटरफेयर कर सकता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। इसीलिए बैलेंस को आप जो रूम में प्लेस करोगे ना, वो जनरली टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज टिल्टिंग। टिल्टिंग मीन्स इफ सपोज आपका बैलेंस प्रॉपरली पोजीशन नहीं है तो उसमें भी आपको जो वे है ना, वो ओइंग का जो रीडिंग है ना वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, और वो स्टेबल भी नहीं होगा। तो इसीलिए बैलेंस का लेवलिंग को मैंने पहले भी बोला था, प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा, और बबल इंडिकेटर का पोजीशन आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एयर बायंसी। एयर बायंसी नथिंग बट क्या है, एयर करेंट्स होता है। अगर एयर करेंट्स आता है, सपोज आपने वो ये करने के टाइम बैलेंस का डोर ओपन है रीडिंग लेने के टाइम, और नियर बाई कोई एसी है, कुछ एयर कंडीशनिंग है, कुछ अदर कुछ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसमें से एयर का करंट आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो वेइंग का जो रीडिंग है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हीट फ्लक्स मैंने जो बताया था, टेम्परेचर जैसा ही उसका इफेक्ट सेम रहता है। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आपको देखना पड़ेगा, ये सेफ्टी के वजह से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सेम वाइज आपका वेइंग का भी रीडिंग का डिफरेंट दिखाता है। वाइब्रेशंस आपको बहुत ही, क्योंकि लैब में हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसमें से वाइब्रेशन हो सकता है, लाइक आपको आप सपोज जो जहाँ पे आपका बैलेंस पोजीशन है उसका नियर बाई सपोज सोनिकेटर है, मे बी सेंट्रीफ्यूज है, सो मे बी अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो इसी वो वाइब्रेशन अगर नियर बाई है और सेम प्लेटफॉर्म में रहता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, आपका अगेन रीडिंग स्टेबल नहीं मिलेगा, आपको आपको रीडिंग स्टेबल नहीं मिलेगा, आपका ओइंग भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। एंड फाइनली ये वन ऑफ द फैक्टर आई एम टेलिंग, डायरेक्ट सनलाइट। ये एक्चुअली तो लैब में हम लोग डायरेक्ट सनलाइट आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये भी एक मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल रहता है वो लाइट सेंसिटिव रहता है। ठीक है, वो एक मैटर रहता है। तो ये सब चीजें मैंने जो बोला, इससे छोड़ के भी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना, और उसको अकॉर्डिंगली आपको उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। हैंडलिंग ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स। दोस्तों, आप जब बैलेंस कैलिब्रेशंस करना जा रहे हो तो आपको क्या जरूरत होता है, तो सबसे पहले आपको चाहिए तो एक स्टैंडर्ड वेट बॉक्स। तो ये स्टैंडर्ड वेट बॉक्स कहाँ से आप प्रोक्योर करोगे, स्टैंडर्ड वेट बॉक्स आपको एक वैलिड कैलिब्रेटेड सर्टिफाइड बॉक्स आपको लेना है, वही उसके स्टैंडर्ड वेट बॉक्स बोलता है। तो ये सर्टिफाई कौन करता है, सर्टिफाई लाइक एक एग्जाम्पल आई कैन से कि ASTM E617 और OIMIL 8111 सर्टिफाइड स्टैंडर्ड बॉक्स आपको लेना प्रोक्योर करना है। और एनी अदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इफ यू योर लैब और एनी योर कंट्री और एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज देयर, सो अकॉर्डिंगली दैट आल्सो यू कैन प्रोक्योर। सो आफ्टर स्टैंडर्ड वेट बॉक्स प्रोक्योर करना है आपको वैलिड सर्टिफाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट टच द स्टैंडर्ड वेट विद बेयर हैंड्स। अब क्या होगा अगर मैं मेरा स्टैंडर्ड वेट बॉक्स को बेयर हैंड में टच करता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड वेट्स का जो वैल्यू है वो फिक्स है। अगर आप बेयर हैंड से
मतलब खाली हाथ से अगर उसको टच करोगे तो क्या रहे हो सकता है आपका हाथ में कोई कंटामिनेट रहता है जो आपको वेट बॉक्स को खराब कर सकता है, और आपका हाथ में जो डस्ट पार्टिकल सपोज कुछ रहता है वो वेट के ऊपर गिर के उसका वैल्यू चेंज करवा सकता है। तो इसीलिए अभी उसको कभी ऐसे बेयर हैंड से टच ही नहीं करना। तो उसको कैसे हैंडल करना? तो हैंडल करना है फोर्सेप्स के से, फोर्सेप के सहायता से। फोर्सेप्स आपको मालूम होगा, एक चिमटा टाइप का एक इक्विपमेंट आता है एनालिटिकल बॉक्स में, उसी के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड वेट बॉक्स को हैंडल करना। नेक्स्ट थिंग इज वेट बॉक्स शुड बी स्टोर्ड इन ए डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। इसका क्या रीजन? वही एक ही रीजन है, अगर डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है आपका स्टैंडर्ड वेट बॉक्स के, स्टैंडर्ड वेट का वैल्यू चेंज कर देता है। तो इसी के लिए आपको उसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। आपका स्टैंडर्ड वेट का टेम्परेचर और आपका बैलेंस का टेम्परेचर दोनों सेम आना है। अदरवाइज क्या होगा, आपको जो कैलिब्रेशन आप करने वाले हो वो एरोनियस होगा इन फ्यूचर। अगर बैलेंस कैलिब्रेशन ही रॉन्ग है, फर्दर आप उसमें जो भी वेट लेने वाले हो वो भी ऐसा रॉन्ग ही होता जाएगा। तो इसी के लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना है, स्टैंडर्ड वेट का टाइम और स्टैंडर्ड वेट का जो टेम्परेचर और बैलेंस का टेम्परेचर इक्वल आने के बाद ही आपको कैलिब्रेशन एक्टिविटी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड वेट। अगर स्टैंडर्ड वेट भी है आपके पास, सब कुछ है, कैलिब्रेशंस भी आप करने जा रहे हो, टेम्परेचर भी दोनों का इक्वल आपने कर लिया, तो नाउ आपका क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे मैं मेरा वेट को प्लेस करूँ। बिकॉज ये मेरे पास जो बैलेंस में जो पैन रहता है, जहाँ पे हम लोग पैन मतलब ये स्टेनलेस, जनरली स्टेनलेस स्टील का एक प्लेट होता है, उसी के ऊपर हम लोग वे वे के लिए वेइंग करने के लिए हमारा वेइंग सैंपल्स स्टैंडर्ड्स वे एवरीथिंग रखते हैं। तो अभी हमको कहाँ पे रखना है एग्जैक्टली तो उसका जो सेंटर पोजीशन है दोस्तों, उसी का सेंटर पोजीशन में हम लोग पेन का जो सेंटर पोजीशन है वहीं पे आपको बैलेंस का वेट आपको रखना है स्टैंडर्ड वेट्स को कैलिब्रेशंस के दौरान। तो ये बहुत ही ध्यान देना है। अब ये बैलेंस का जो पेन है ये डिफरेंट शेप में हो सकता है, कभी सर्कुलर भी हो सकता है, कभी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सो आप देख लेना आपको कैसा है, बट उसका जो सेंटर पोजीशन है वहीं पे आपको आपका वे को प्लेस करना। एंड अब फाइनल ये आता है, आपने सर्टिफाइड बॉक्स तो ले लिया लेकिन उसका वैलिडिटी रहता है, तो आपको क्या करना, वो स्टैंडर्ड वेट बॉक्स को भी कैलिब्रेशंस करना, ईयरली वंस करना। सो ये आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमारा जो है इंडियन कंट्रीज में वैसे कर सकते हो। अदरवाइज सम एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ ईटीडीसी, एनपीएल, ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग आपका स्टैंडर्ड वेट बॉक्स को आपको कैलिब्रेशंस करके देता है। डेफिनेशंस। दोस्तों, कैलिब्रेशंस पैरामीटर्स में इन डिटेल जाने से पहले मैं जो कैलिब्रेशंस का उसका डेफिनेशन है पैरामीटर्स का, वो वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो उसी के लिए क्या होगा, इन फ्यूचर में फ्यूचर स्लाइड्स में जब बताएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगा थोड़ा। तो फर्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या बोलते हैं डेफिनेशन की, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आप जब स्टैंडर्ड वेट बॉक्स आपको रहता है, स्टैंडर्ड वेट बॉक्स में आपको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड वेट्स मिलता है। स्टैंडर्ड वेट्स के साथ क्या है, उसका सर्टिफाइड स्टैंडर्ड वैल्यू आता है। अभी वही स्टैंडर्ड वेट को आप जब आपका बैलेंस में रख के रीडिंग लेते हो, तो वो दोनों वैल्यू मीन्स आपका बैलेंस में जो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग आ रहा है और जो सर्टिफाइड वेट का सर्टिफिकेट में जो वैल्यू है, वो दोनों में कितना क्लोज, वो बोलता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज सर्टिफाइड वेट। ये तो अब दोस्तों ऑलरेडी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस किया है पिछले साइड में। एक्चुअल स्टैंडर्ड वेट प्रोवाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैंडर्ड वेट, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड वेट। नेक्स्ट इज एसेंट्रिसिटी। दोस्तों मैं पिछले लास्ट स्लाइड्स में आपको बताया गया था कि ऑलवेज आपको सेंटर में ही प्लेस करना है स्टैंडर्ड वेट्स को, लेकिन इस ये केस में कैलिब्रेशंस का ये पैरामीटर्स में सेंटर में रखने के जगह आपको वो पेन का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में आपको प्लेस करना है स्टैंडर्ड वेट्स को, एंड फिर मेजरमेंट लेके आपको चेक करना है। ये है इसेंट्रिसिटी। एंड नेक्स्ट इज लिनियरिटी। Linearity, ability of a balance to follow the linear relationship between a load and the indicated weighing value. So linearity, how we can show, like suppose means suppose 2 grams, then 10 grams, then 20 grams, then 100 grams, like that.
व्हेन वी आर टेकिंग द वेट्स ना, सो ये वैल्यू अगर आप लोग ग्राफ किया तो एक लीनियर आना है। सो ये बैलेंस को दिखाना है, ये एक प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है ड्यूरिंग कैलिब्रेशंस। रिपीटेबिलिटी, ability of a weighing balance instrument to display identical measurement values for repeated weighting of the same objects under the same conditions। सपोज मैंने 1 mg का एक सर्टिफाइड वेट लिया और उसको सेम कंडीशंस में 6 टाइम्स मैंने एक ही बैलेंस में वे लिया, तो 6 वैल्यूज का क्या है रीडिंग आइडेंटिकल होना है, उसी को करता है रिपीटेबिलिटी and sensitivity। Finally, a balance is said to be sensitive when it can register small difference in weight. Suppose 1 mg and 0.5 mg, that difference also balance can identify 1 mg, 0.5 mg, 0.2 mg. So that is called balance is sensitivity. So how much balance can minimum amount difference change it can detect, that is called the sensitivity। कैलिब्रेशन पैरामीटर्स, फ्रेंड्स एस मैं पहले स्लाइड में आपको बताया था कि 4 तरह का बैलेंस रहता है, पैन बैलेंस, सेमी माइक्रो बैलेंस एंड अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस। एंड कैलिब्रेशन जनरली 2 तरह का रहता है, आपको एक्चुअली 3 तरह का रहता है कैलिब्रेशन, दैट इज इंटरनल कैलिब्रेशन, डेली कैलिब्रेशन एंड मंथली कैलिब्रेशन। सो हियर इज द एप्लीकेबिलिटी, यू कैन चेक एप्लीकेबिलिटी इन दिस टेबल। अब देखिए इंटरनल कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट जो रहता है एक्सेप्ट पैन बैलेंस सभी में एप्लीकेबल है। ये इंटरनल कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट होता क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है ना, ये हर एक बैलेंस का खुद अपने आप को एडजस्ट करने का एक प्रोसीजर रहता है। वो आपको देखने के लिए पर्टिकुलर बैलेंस का आपको जो मैनुअल्स रहते हैं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ इन डिटेल में, क्योंकि सपोज कोई किसी ने मेडला टोलेडो बैलेंस यूज करता है, किसी ने सिमंस टू बैलेंस यूज करता है, किसी ने एसेटेड का बैलेंस यूज करता है। सो बैलेंस टू बैलेंस इट प्रोसीजर चेंजिंग, कंपनी टू कंपनी ये प्रोसीजर चेंज हो जाता है, तो इधर बताने का कुछ फायदा नहीं है। आपको जो बैलेंस आपको हाथ में आएगा उसका जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन रहेगा आपको वो कैसे करना। इसमें बैलेंस खुद ही खुद को एडजस्ट कर लेता है, इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल कैलिब्रेशन एंड एडजस्टमेंट। ये कब करना रहता है, इंटरनल कैलिब्रेशन आपको आपका डेली और मंथली कैलिब्रेशन जो रहता है वो स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये परफॉर्म कर लेने का, उसके इंटरनल कैलिब्रेशन होने के बाद ही आपको डेली कैलिब्रेशन और मंथली कैलिब्रेशन स्टार्ट करने का। नेक्स्ट इज डेली कैलिब्रेशन। गाइस आपने देखा ये मैंने लिखा फॉर ऑल द बैलेंसेस इट इज एप्लीकेबल एंड मंथली कैलिब्रेशन। मैंने आपसे पिछले स्लाइड में जो पैरामीटर्स डिस्कस किया था, देखिए फॉर अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस एसेंट्रिसिटी छोड़ के बाकी सभी बैलेंस में ये सभी पैरामीटर्स मंथली में एप्लीकेबल है। इंटरनल एंड डेली कैलिब्रेशन, गाइस पिछले स्लाइड में मैं आपको बताया था इंटरनल कैलिब्रेशंस क्या है, वही चीज इधर फिर से इसमें है। इंटरनल कैलिब्रेशंस परफॉर्म बिफोर डेली एंड मंथली कैलिब्रेशन और इट प्रोसीजर वेरीज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। और देखिए बाद में आपको डेली कैलिब्रेशन जो करना है उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वेट्स ही लेना है, आपको पूरा वेट सबको नहीं लेना है। फॉर अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस यू हैव टू आपको 3 ही वेट्स लेना है, हर एक एक्चुअली हर एक बैलेंस में 3 ही वेट है। अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस के आपको लिए चूज करना क्या है, 1 mg, 50 mg एंड 1 ग्राम। माइक्रो बैलेंस में आपको क्या लेना, 2 mg, 50 mg एंड 1 ग्राम। सेमी माइक्रो बैलेंस में आपको क्या लेना, 20 mg, 10 ग्राम एंड 200 ग्राम। पैन बैलेंस में 10 ग्राम, 100 ग्राम एंड 500 ग्राम। अभी आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं है, ये डेली कैलिब्रेशन का केस में ये पर्टिकुलर बैलेंस में जो वे मैंने लिखा वो वेइंग को स्टैंडर्ड वेट्स को आपको लेना है, बैलेंस में प्लेस करना है और उसका जो ऑब्जर्व्ड वेट है वो आपको फर्स्ट रिकॉर्ड करना है। बाद में आपको क्या करना है, उसको आपको परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेशंस करना है। कैसे करना है क्या परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेशन, आपके पास सर्टिफाइड वेट है और आपके पास ऑब्जर्व्ड वेट है, तो आपको क्या करना, सर्टिफाइड वेट माइनस ऑब्जर्व्ड वेट इनटू 100 बाय सर्टिफाइड वेट, आपको ये परसेंटेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ये करने के लिए, टॉलरेंस शैल नॉट एक्सीड प्लस माइनस 0.10% ऑफ इंडिविजुअल सर्टिफाइड वेट। इसके हिसाब से आप डेली कैलिब्रेशंस कर सकते हो। मंथली कैलिब्रेशन, फ्रेंड ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी मेरा स्लाइड रहेगा, रिपीटेबिलिटी, लिनियरिटी, एसेंट्रिसिटी, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, बार बार यही स्लाइड को आपको मिनिमम रिकॉर्ड वेट क्वांटिटी मैं बोलेगा, इसी स्लाइड को ही रेफरेंस रहेगा।
यही स्लाइड है जहाँ पे टेस्ट पैरामीटर्स, पर्टिकुलर कैलिब्रेशन पैरामीटर परफॉर्म करने के लिए कौन सा वेट आपको लेना है, यहीं पे इधर है। अल्टी इन केस ऑफ सपोज इन केस ऑफ अल्ट्रा माइक्रोवेलेंस रिपीटेबिलिटी आपको करना है तो आपको 1 mg वेट सिलेक्ट करना है। लिनियरिटी आपको करना है तो आपको 1 mg, 10 mg, 50 mg, 200 mg, 500 mg एंड 1 ग्राम सिलेक्ट करना है। एसेंट्रिसिटी इसके अल्ट्रा माइक्रोवेलेंस के लिए नॉट एप्लीकेबल है। एक्यूरेसी आपको करना है तो 1 ग्राम आपको सिलेक्ट करना है। सेंसिटिविटी आपको करना है तो 1 ग्राम आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। Repeatability. This is the one of the major calibration parameter for the balance. So ये कैसे परफॉर्म करना है मैं थोड़ा ब्रीफली आपको लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या इंश्योर करना है, बैलेंस शोइंग जीरो एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड वेट। मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली बताया कि वो हमारा जो मंथली कैलिब्रेशन का स्लाइड है कौन सा वेट लेना है। अभी मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ कि सपोज अल्ट्रा माइक्रोवेलेंट है ना, वो स्लाइड में मैंने लिखा कि रिपीटेबिलिटी के लिए आपको 1 mg वेट लेना है। वैसे 1 mg वेट आपको लेना है एंड ये सेम प्रोसीजर, रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर 10 टाइम्स। 1 mg लेके आपको 10 टाइम्स उसका सर्टिफाइड वेट्स लेना है। फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है उसका डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे आपको लोगों के सामने मैंने रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन। फर्स्ट वो लेने के बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये है, एन इज टोटल एन नंबर 10 रीडिंग्स वी हैव टू लेना है। एन का वैल्यू एक्स आई आपका इंडिविजुअल रीडिंग रहेगा और एक्स बार जो है वो आपका मीन ऑफ द 10 रीडिंग्स रहेगा। 10 वेट सपोज एक्स आई, तो आपका फर्स्ट वेट जो वैल्यू आएगा वो एक्स आई है। नेक्स्ट में सेकेंड वेट आपने लिया ना, सेकेंड टाइम वेट्स, एक्स आई का सेकेंड टाइम वेट बाकी सेम रहेगा। ये जो एक्स आई आपका एक्स आई का वैल्यू चेंज होते रहेगा और जो आपका एन माइनस वन आपका 10 है टोटल, 10 माइनस वन इट विल बी 9 ऑलवेज। और एक्स का वैल्यू मीन जो है आपका 10 टोटल वेट आपने लिया ना, वो भी सेम ही रहेगा, तो इसके हिसाब से होते रहेगा। रिपीटेबिलिटी लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाया था कैसे स्टैंडर्ड डिविएशंस कैलकुलेशंस करना है। तो बैलेंस का रिपीटेबिलिटी करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस पहले कैलकुलेट कर लेना है। ये फॉर्मूला है 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 100 बाई डिजायर्ड स्मॉल नेट वेट। डिजायर्ड स्मॉल नेट वेट का मीनिंग क्या रहता है कि आप सपोज मेरा एक आपका बैलेंस में सपोज आप मिनिमम 2 mg तक ही वेट करना चाहते हो, तो वो वेट से आपको करना है 2 mg। और इसमें और एक बात है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशंस आपको लेस देन 0.41 डी मिलता है, डी इज द नथिंग बट स्केल इंटरवल रिपीटेबिलिटी, तो इन वो केस में आपको रिप्लेस द स्टैंडर्ड डिविएशन विद द 0.41 डी। फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल में आपके सामने रखा जो आपको समझने में आसानी होगा थोड़ा। ये देखिए एक बैलेंस है, जो बैलेंस में मिनिमम डिजायर्ड क्वांटिटी 20 mg, फर्स्ट एग्जांपल में 20 mg रखा गया है। उसका स्टैंडर्ड डिवीजन आया है 0.00539। फॉर्मूला यूज करके क्या आ रहा है देखिए, 0.05%। नाउ वही सेम ही बैलेंस को आपने 10 mg का सोचा था, 10 mg में करके उसका रिपीटेबिलिटी आ रहा है 0.11%। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा एक्सेप्टेबल है 0.05, रिपीटेबिलिटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 0.05%। इन दैट केस वो बैलेंस 10 mg के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स नाउ ये रिपीटेबिलिटी के बारे में और थोड़ा कुछ जानकारी। ये हमारा देखिए, पहले सबसे पहले मैंने रखा है एक्सेप्टेंस वेट। इट शुड बी नॉट मोर देन 0.10%। पिछले स्लाइड में एग्जांपल में देखा होगा आपने, एक 10 mg का केस में रिजल्ट आ रहा था 0.11%। दैट इज वाई वो बैलेंस आप 10 mg के लिए मिनिमम वेट के लिए यूज नहीं कर सकते हो, वो बैलेंस को आपको 20 mg तक ही यूज करना। Now minimum weight, calculate the minimum weight by using the below formula 2000 into SD. ये SD is the standard deviation used in the repeatability in the calculations. Standard deviation you are getting into 2000 करके आपको अब minimum weight क्या ले सकते हो, ये formula से आप decide कर सकते हो। Desired smallest net weight that the user planned to use on that balance should be greater than the minimum weight, and the at maximum operating range weight shall not be exceed the capacity of the balance। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक तो है आपको जो आपका डिजायर्ड स्मॉल नेट वेट, मैंने आपने डिजायर कितना किया वो बैलेंस के लिए, वो मैं सोचा मैंने 20 mg डिजाइड किया, तो ये चीज में आपको ध्यान रखना है, ये शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम वेट। मिनिमम वेट कैसे आपको मिलेगा, 2000 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें आपको मिनिमम वेट मिलता है। एंड द मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज
uses shall not be exceed the capacity of the balance. So बैलेंस का जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही आपको ये करना, उसको ओवर ओवर नहीं करना. ऑपरेटिंग यूजर रेस shall be displayed on the balance. ये तो जीएलपी प्रोसीजर है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, ऑलवेज आपको फॉलो करना है, सो कुछ एरर ना हो जाए. लिनियरिटी. सो लिनियरिटी टेस्ट पैरामीटर आप कैसे करोगे? सो सबसे पहले आपको इंश्योर करना बैलेंस जीरो है. बाद में आपको जो रिक्वायर्ड वेट मैं ऑलरेडी बताया उसके हिसाब से आपको रिक्वायर्ड वेट लेना है. तो लिनियरिटी में सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे जो मिनिमम टेस्ट वेट आपका है वो आपको सेंटर ऑफ द पेन में रखो, डोर क्लोज करो, एंड आप अगर आपको स्टेबल वेट मिलने के बाद उसका प्रिंट ले लो. वो करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो रिमूव वेट को रिमूव करो, बैलेंस को टेयर करो, एंड आपका जो सेकेंड टेस्ट वेट है उसको सेंटर ऑफ द पेन में रखो एंड प्रिंट की प्रेस द प्रिंट की. उसके बाद आपने क्या करो, फिर आपको बैलेंस को फिर से टेयर करो, बट दिस टाइम आपने जो सेकेंड वेट रखा उसको रिमूव मत करना. एंड आपको क्या करना है, प्लेस द मिनिमम वेट अगेन एंड प्रेस द प्रिंट की. आपको ये टाइम में फिर से प्रिंट करना है. तो आपको ये जो प्रोसीजर्स है, आई थिंक इट इज क्लियर. आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपने जो मिनिमम वेट आपका टेस्ट वेट है वो रख दिया. वो रखने के बाद स्टेबल आने के बाद उसका आपने प्रिंट वेट प्रिंट ले लिया, बैलेंस को टेयर कर लिया, मिनिमम वेट को आपने निकाल लिया, आपका सेकेंड टेस्ट वेट उसमें रखा, ठीक है, उसका भी स्टेबल आने के बाद उसका भी प्रिंट ले लिया, बैलेंस को टेयर किया आपने. बट ये टाइम अपने सेकेंड जो टेस्ट वेट है आपने उसको रिमूव नहीं किया, और आपने क्या किया, आपका जो मिनिमम टेस्ट वेट है उसको फिर से आपने उधर पुट किया. ओके, वो पुट करने के बाद आपने क्या किया, फिर से आपने वो स्टेबल आने के बाद उसका प्रिंट ले लिया. ये प्रोसीजर्स आपको, और बाकी आपको सपोज और 4 टेस्ट वेट है तो सेम प्रोसीजर आपको बाकी 4 टेस्ट वेट के लिए भी रिपीट करना है. फिर आपको कैसे डिविएशन ये कैलकुलेशंस करना है. सो ऑब्जर्व्ड वेट रीडिंग 1 माइनस ऑब्जर्व्ड वेट रीडिंग 2 बाय 100 बाय ऑब्जर्व्ड वेट रीडिंग 1. And acceptance criteria, the maximum deviation shall not be more than 0.0%, 0.05% of the test rate of the valve. Eccentricity. एसेंट्रिसिटी कैलिब्रेशन पैरामीटर कैसे परफॉर्म करना है उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रखा मैंने, और कुछ डायग्राम्स भी रखा आपका इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है बैलेंस शोइंग जीरो, एंड आपको रिक्वायर्ड वेट मैंने जो स्लाइड 9 पे रखा था वो आपको रिक्वायर्ड वेट स्लो करना. और क्या कर सकते हो आप, टेक द कैलिब्रेटेड मास वेट मोर देन 30% ऑफ द बैलेंस शोइंग कैपेसिटी. ओके, सो ये इसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड वेट ले सकते हो. तो आपको क्या करना है, इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि मेजर द रीडिंग्स एट 5 प्लेसेस एज शोज इन द फिगर बेस्ड ऑन द पेन शेप. सो पेन शेप देखिए, ये ट्रायंगल, थोड़ा ट्रायंगल शेप का भी एक हो सकता है, रेक्टेंगुलर के भी हो सकता है, राउंड शेप होता है. तो उस सिंगल वेट को आप 1 2 3 4 5 ऐसा है ना, तो 5 पोजीशंस में आपको प्लेस करना. तो 1 पोजीशंस को आपको सेंटर पोजीशन बोलता है, 2 पोजीशंस को आपको राइट रियर पोजीशन बोलता है, 3 पोजीशंस को लेफ्ट फ्रंट बोलता है, 4 फ्रंट को राइट फ्रंट बोलता है, 5 को लेफ्ट रियर बोलता है. सो ऐसा पांचों पोजीशंस में रख के आपको 5 टाइम्स आपको वेट लेना है. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, तो पांचों पोजीशंस में पेन में रख के आपको वही लेना है. कोई कब जैसे आप पांचों पोजीशंस में रखने के बाद जैसे आपको बैलेंस का स्टेबल डोर क्लोज होने के बाद स्टैंडर्ड वेट रखना है, डिफरेंट डिफरेंट 5 पोजीशंस में आपने डोर क्लोज किया, फिर स्टेबल वेट देके आपने प्रिंट लिया, तो डिफरेंट आपको 5 वेट्स मिलेगा. ठीक है, सो क्या करना, आपको डिफरेंस बनाना है सेंटर पोजीशंस एंड द डिविएशंस. आपको डिफरेंस में डिविएशंस बिटवीन द सेंटर पोजीशन एंड द इंडिविजुअल कॉर्नर पोजीशंस का आपको करना है. तो कैसे ये कैलकुलेशंस कैसे होता है, आपको सेंटर पोजीशंस वेट माइनस इंडिविजुअल कॉर्नर पोजीशंस वेट इनटू 100 बाय सेंट्रल पोजीशंस वेट. Okay, acceptance criteria, the deviation shall not be more than 0.05% of the central last rate test rate value to the
quadrant weight values. Quadrant means 4 positions corner you are keeping ना, so that was only. So आपको क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया। फिर भी मैं और एक बार आपको समझने के लिए ये मैटर एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इस एसेंट्रिसिटी केस में आपको क्या करना है, एक वेट आपको सिलेक्ट करना है और उसको 5 पोजीशंस में रखना है। एक तो सेंटर में रहेगा और 2 लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा, 2 राइट कॉर्नर में रहेगा। तो टोटल 5 वेट का आपने डिफरेंट 5 टाइम्स का वेट आप लेने वाले हो। 5 वेट्स लेने वाले के बाद आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ये करना है कि आपको सेंटर पोजीशंस का जो वेट माइनस करना है, फिर माइनस इंडिविजुअल कॉर्नर पोजीशन वेट। तो ये कैलकुलेशन आपको टोटल 4 टाइम्स करना है, ओके, इंटू 100 बाई सेंटर पोजीशन वेट। और ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 0.05%, नॉट मोर देन। एक्यूरेसी, बैलेंस कैलिब्रेशंस का ये जो पैरामीटर्स है, ये कैसे करना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले बैलेंस को देखना, ये जीरो शो किया तो जीरो शो किया, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड वेट्स लेना। ऑलरेडी जो स्लाइड 9 पे मैंने जो वेट्स बताया बैलेंस के हिसाब से आपको वो स्टैंडर्ड वेट्स लेना है। स्टैंडर्ड वेट्स लेने के बाद क्या करना, आपको डोर ओपन करके और उसको पेन का सेंटर में वो स्टैंडर्ड वेट्स को आपको प्लेस करना है, ओके। फिर आपको डोर क्लोज करके जब वो स्टेबल वेट दिखाएगा वो आपको वेट को प्रिंट लेना है। फिर कैलकुलेशंस का वही फॉर्मूला आपका, सर्टिफाइड वेट माइनस ऑब्जर्व्ड वेट इंटू 100 बाई सर्टिफाइड वेट, ओके। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, टॉलरेंस शैल नॉट एक्सीड 0.10% ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडर्ड वेट। सो ये जो फॉर्मूलाज है आपने देखा होगा कि ये ऑलमोस्ट सेम फॉर द एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और डेली कैलिब्रेशन, सेम फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग द कैलिब्रेशंस। सेंसिटिविटी, सो ये बैलेंस का ये कैलिब्रेशन पैरामीटर कैसे परफॉर्म करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना, बैलेंस को जीरो, बैलेंस शोइंग जीरो, ये आपको इंश्योर करना। नेक्स्ट क्या करना, आपको रिक्वायर्ड वेट्स लेना है। कौन सा वेट्स लेना है, मैंने वो स्लाइड 9 पे बताया, बैलेंस, अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस, माइक्रो बैलेंस, पैन बैलेंस। सो एक एक बैलेंस के हिसाब से ये सेंसिटिविटी टेस्ट पैरामीटर में मैंने जो वे आपको दिखाया था वैसा वेट लेना। और आपको क्या करना, सिलेक्ट द टेस्ट वेट लोड और एट सफिशिएंट क्लोज टू द कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस। तो इसके हिसाब से भी आप वेट ले सकते हो, आइदर वो मेरा टेबल से आप ले सकते हो, अदरवाइज ये इधर से बैलेंस का कैपेसिटी के हिसाब से भी आप वेट ले सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना, प्लेस द वेट एट द सेंटर ऑफ द पेन, आपको स्टैंडर्ड वेट का पेन का सेंटर में रखना। नेचुरली नेक्स्ट आप डोर क्लोज करोगे एंड प्रिंट लोगे। आप स्टेबल वेट देखने के बाद आप उसको प्रिंट ले लोगे। अभी कैसे कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेशन करना है बिलो फॉर्मूला, सर्टिफाइड वेट माइनस ऑब्जर्व्ड वेट इनटू 100 बाय सर्टिफाइड वेट। ये हम लोग डेली कैलिब्रेशंस में जो सब परसेंटेज डिफरेंस देखते हैं, इट इज नथिंग बट सेम ओनली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उससे ये डिफर है। इसमें क्या है, नॉट मोर देन 0.05 डिविएशंस फ्रॉम द सर्टिफाइड वेट। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। फ्रेंड्स, मेरा ये प्रेजेंटेशन, ये शो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम मेरे लिए स्पेंड करने के लिए आपको थैंक्स मैं बताना चाहता हूँ। अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन का आपको किसी भी तरह कुछ भी हेल्प है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप आपका फीडबैक मेरे को जरूर दे सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी भी मैंने इधर लिख दिया। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो और मेरे को बता भी सकते हो। अगर और नेक्स्ट कुछ भी चीज क्या क्या और दूसरा कौन सा पॉइंट्स में, कौन सा टॉपिक्स में आपको इस ऐसा प्रेजेंटेशंस आपको चाहिए, आपको जानकारी चाहिए और कोई भी लैंग्वेज में बता सकते हो, तो भी मैं इसके हिसाब से और भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। थैंक वंस अगेन आई वांट्स टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।